देखिए 18 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिए। 18 नंबर में कहता है कि ABC एक व्यवसाय में साझेदार है जो लाभ हानि को 4-3-2 के अनुपात में बांटते हैं। 31 मार्च 2022 को उनका स्थिति विवरण निम्नवत था, जिसका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में ABC का पूंजी दिया हुआ है, देख लीजिए 40,000, 20,000, 10,000 और लेनदार दिया हुआ है। और एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, मोटर कार, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर और कैश, इतना संपत्ति दिया हुआ है। तो जब साझेदारी फर्म का विघटन हो जाएगा तो सभी संपत्तियों को बेच दिया जाता है और दायित्वों का भुगतान किया जाता है, जिसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहला काम जो हम लोग लिखते हैं टू सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स ये लिख लेंगे। और संपत्ति में लैंड एंड बिल्डिंग 55,000 है, देख लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 55,000 है, लिख लीजिए। उसके बाद मोटर कार है 15,000, मोटर कार 15,000, तो ये 15,000 लिख लीजिए। उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड 20,000, स्टॉक इन ट्रेड 20,000 वो हो गया। उसके बाद डेटर 18,000 है, डेटर 18,000 रुपया ये हो गया, बात खत्म। तब 55 और 15 मिला के हो गया 70, 70 और 20 90, 1,08,000 ये हो गया टोटल, ठीक है। और सन्ड्री लायबिलिटीज के आइटम में सिर्फ एक आइटम क्रेडिटर है जो आपको वसूली खाता के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना का है, 40,000 रुपया का है। तो ये 40,000 रुपया लिख लीजिए। इतना बात में तो नहीं दिक्कत है कहीं भी। चलिए अब साझेदारी फर्म का विघटन हो गया, सभी संपत्तियों को वसूली करना होता है। तो वसूली का हम दो टाइप बताए थे, एक या तो उसको बेच के रुपया वसूल हो जाएगा या फिर कोई साझेदार कहेगा कि मैं ले लेता हूँ। हो सकता है साझेदार का रुपया पूंजी के रूप में तो व्यवसाय पर ऑलरेडी है। अगर मान लीजिए आप उस संपत्ति को बेच के रुपया लाइएगा वसूली और तब वो रुपया हमको पूंजी के रूप में फिर जब पूंजी खाता खुलता है तो फिर उस समय में भुगतान किया जाता है ना, तो उस समय में आप हमको रुपया तो भुगतान करवे कीजिएगा। तो कोई बात नहीं, संपत्ति को आप तीसरे आदमी के हाथों बेचिएगा, उससे अच्छा है कि हम ही ले लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अगर ऐसा बात हो कि कोई साझेदार ने संपत्ति ले लिया तो क्रेडिट साइड में बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एसेट्स रियलाइज लिखेंगे। अगर बेच के रुपया वसूल होता है तो बाय कैश अकाउंट एसेट्स रियलाइज लिखेंगे। दो टाइप से होता है। तो क्या दिया हुआ वो देख लीजिए कि वे लोग उसी तिथि को साझेदारी समाप्त करने के लिए सहमत हुए हैं। ए व्यापारिक रहतिया और देनदार को 10% बट्टे पर लेने के लिए सहमत हुआ है। यानी ए नाम का जो साझेदार है वो दो संपत्ति ले रहा है। कौन कौन? स्टॉक इन ट्रेड ले रहा है और डेटर ले रहा है। कितना में ले रहा है? तो 10% छूट पर ले रहा है। तो अगर साझेदार लेगा तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय एज कैपिटल अकाउंट, कॉस्ट में 80 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो स्टॉक इन ट्रेड ये लिया और क्या लिया? तो डेटर लिया, देनदार लिया, ये दोनों संपत्ति लिया ना 10% छूट पर। तो स्टॉक इन ट्रेड है 20,000 का 10% 200 घटा दीजिए, 2,000 घटा दीजिए तो 18,000 में लिया। और ये जो है आपका 18,000 का डेटर 10% 1,800 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 16,200 रुपया में लिया। मतलब कि 34,200 में दो संपत्ति ले लिया। आ रहा बात समझ में? यानी ए ने दो संपत्ति लिया, स्टॉक इन ट्रेड को 18,000 में, डेटर को 16,200 में, मतलब 34,200 का संपत्ति उसने ले लिया जब फर्म समापन हुआ तब। क्लियर? उसके बाद बी ने 16,000 में मोटर कार लिया, तब बी लिया
तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बीज कैपिटल अकाउंट, और कॉस्ट में लिख देंगे मोटर कार टेकन। एक संपत्ति लिया ना, कितना में लिया है? 16,000 रुपया में लिया है, तो 16,000 लिख दीजिए। अगर 2-3 संपत्ति लिया रहता तो दोनों तीनों को अंदर में जोड़ के तब लिखते, जैसे यहाँ लिखे। हेडिंग तो हुआ बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब उसके बाद भूमि भवन को 75,000 में बेचा गया और बिक्री भी 1600 हुए, तो बेचा गया मतलब रुपया आया, मतलब रुपया वसूल हुआ। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, कॉस्ट में एसेट्स रियलाइज, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग से वसूल हुआ कितना? 75,000 रुपया। 75,000 है ना? हाँ। उसके बाद कहता है कि 1600 रुपया उस पर वसूली व्यय हुआ, यानी विक्रय व्यय हुआ मतलब वसूली व्यय हुआ। उसको वसूल करने के लिए खर्चा हुआ 1600 ना, इसीलिए। तो यहाँ पर डेबिट में लिख देंगे टू कैश अकाउंट एक्सपेंस के रूप में कितना? 1600 रुपया हो गया। अब चलिए, लेनदार को 1.5% बट्टे पर निपटाया गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4, हमारे पास 4 संपत्ति था। 2 संपत्ति ए ले लिया, 1 संपत्ति बी ले लिया, और 1 संपत्ति से रुपया वसूल हुआ, यानी सारा संपत्ति का माथापच्ची खत्म। अब लेनदार रह गया, तो लेनदार का भुगतान डेबिट में होगा टू कैश अकाउंट क्रेडिटर। लायबिलिटी पे लिख दीजिए, क्रेडिटर का नाम लिख दीजिए। 40,000 का 1.5% कितना होगा? तो 1.5% निकाल के घटाइए, तो 1.5% 600 निकलेगा। तो 600 रुपया छूट पर निपटाया, तो 39,400 में निपटाया। आया बात समझ में? बात खत्म हो गया। अब यहाँ पर हम लोग जोड़ घटाव करेंगे, देखेंगे कि फायदा हुआ कि घाटा हुआ। तो डेबिट साइड का जोड़ हो गया कितना? 1,08,000 प्लस 1600 प्लस 39,400, तो ये हुआ 1,49,000, ठीक है। इधर देख लीजिए, इधर हुआ आपको 40,000 प्लस 34,200 प्लस 16,000 और 75,000, 1,65,000। तो 1,65,200 इधर ज्यादा है, तो यहाँ भी ज्यादा होगा 1,65,200 वाला, और इतना घट जाएगा इसमें से 1,49,000। तो 16,200 क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा 16,200 टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये प्रॉफिट हो गया। साझेदार ए बी सी आपस में क्या कर लेंगे? बांट लेंगे, और लाभ बांटने का अनुपात है 4-3-2। तो 4-3-2 का मतलब हो गया कि 9 भागा कर दीजिए 9 से, तो 1800। 18 चौक 7200 इसका होगा, 18 तिया 5400 इसका होगा, 18 दूनी 3600 इसका होगा। एक के बार 9 से भाग दे दिए, 1 यूनिट निकल गया। अब 4 यूनिट 3 यूनिट और 2 यूनिट से गुना कर दीजिए, एक बार में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसके बाद बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एबीसी है, तो यहाँ पर क्रेडिट में सबसे पहले लिखा जाता है बाय बैलेंस बीडी, जो उसका पूंजी कितना था। तो 40,000 20,000 10 है, ए का 40,000, बी का 20,000 और इसका 10,000 लिख दिया। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ कहाँ पार्टनर्स कैपिटल का नाम है। तो एगो पार्टनर्स कैपिटल का नाम तो हुआ आपको प्रॉफिट हुआ उसके संदर्भ में। उसके बाद यहाँ पर भी है ए कैपिटल, यहाँ पर बी कैपिटल, दोनों का नाम है ना। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल लिखा रहेगा तो ही, अरे ए बी सी साथ ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल रहेगा, तो वो भी जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में ना, क्योंकि ये तो ए का कैपिटल, बी का कैपिटल और सी का कैपिटल वही है ना। तो यहाँ पर देखिए रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ए का कैपिटल और बी का कैपिटल, तो ए का कैपिटल और बी के कैपिटल के डेबिट साइड में लिखाएगा
टू रियलाइजेशन अकाउंट आप कॉस्ट में लिखेंगे 80। ए लिया है 34,200 तो 34,200, बी लिया है 16,000 तो बी में 16,000, और सी नहीं लिया है तो सी में खाली रहेगा। ठीक है, इधर यहाँ पर है लॉस या प्रॉफिट जो हुआ है उसके संदर्भ में, तो प्रॉफिट हुआ है रियलाइजेशन के डेबिट में पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। बाय रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट कितना तो 7200, 5400 और 3600 हो गया। अब तो कुछ नहीं है, अब यहाँ पर फाइनल पेमेंट हो जाएगा जोड़ घटाव करके। देखिए तो ये हो गया 47,200, यहाँ भी 47,200, यहाँ पर 25,400, यहाँ भी 25,400, 13,600, तो यहाँ भी 13,600। और अंतर जो निकलेगा वो टू कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, फाइनल पेमेंट। तो 47,200 में से 34,200 घटेगा तो कितना बचेगा, 13,000। तो 13,000 इसको पेमेंट हो जाएगा, इसमें से ये घटाइए तो 9,400 हो जाएगा, 16 9 25, 9,400 इसका पेमेंट हो जाएगा। और इधर कुछ नहीं है तो 13,600 पूरी पेमेंट होगा कि नहीं होगा। अब इसके बाद बनाएंगे कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट के डेबिट में सबसे पहले टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, जो हम लोग बैलेंस शीट में छोड़ के चले थे। तो बैलेंस शीट में कितना था, 2,000, तो ये 2,000 लिख दीजिए। उसके बाद रियलाइजेशन में कहाँ कैश है, देखिए तो क्रेडिट में एगो कैश है, तो डेबिट में एगो रियलाइजेशन होगा। टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स रियलाइज कितना रुपया, 75,000। रियलाइजेशन में देखिए एगो कैश दूगो कैश, तो दो जगह होगा बाय रियलाइजेशन। एक जगह एक्सपेंस के रूप में 1,600 आएगा, और एक बार होगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट लायबिलिटी पेड के रूप में 39,400। इधर का मामला खत्म। अब ये इधर तो नहीं है कैश, यहाँ तक डेबिट में है, तो क्रेडिट में जाएगा बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट और बाय सीज कैपिटल अकाउंट। ये तीनों का जो फाइनल पेमेंट हुआ है, तो ए का हुआ 13,000, बी का 9,400 और सी का 13,600। टोटल क्या कर दीजिए, तो ये हो गया 77,000। इधर देखिए 6 4 10, 10 10 20 का 3 गो 0, 2 हासिल रहा, 13 2 15, 15 9 24, 24 और 13 37, 37 दूना 74 और 3 77। कहीं गड़बड़ हो गया, 1,600 प्लस 39,400 प्लस 13,000 प्लस 9,400 और 13,600, 77,000। ठीक है, दोनों साइड बराबर हो गया। कहीं कोई दिक्कत है समझने में, नोट कर लिया जाए।